गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का एसएसबी ऑनलाइन एजुकेशन में। तो आइए शुरू करते हैं आज। जैसा कि आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि हम लोगों ने पढ़ा कि रूस की क्रांति और रूस की क्रांति के बाद लेनिन और स्टालिन का युग प्रारंभ होता है। लगातार आर्थिक मंदी और आंतरिक संघर्षों से जूझने के बाद रूस एक नई राजनीति, नई स्ट्रेटजी के साथ अपना नीति निर्माण करता है और विकास पथ पर आगे बढ़ता है। इसके लिए लेनिन द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसके हम लोग विवेचना कल कर चुके थे। आज उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। सर्वप्रथम तो आपने देखा कि शांति की स्थापना के लिए लेनिन ने गणतंत्र विरोधियों के संघर्ष का सामना किया और 1920 ईस्वी में बोल्शेविक शांति स्थापित करने में सफल रहे। इसके बाद आप देखें कि लेनिन द्वारा एक नवीन संविधान लागू किया जाता है जिसके द्वारा रूसी साम्यवादी संघीय सोवियत गणतंत्र की स्थापना हुई। इस संविधान द्वारा रूस के सभी वयस्कों को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया और शासन की सत्ता अखिल रूसी कांग्रेस में निहित हो गई। तो यहाँ पे आपने देखा कि संसदीय व्यवस्था लागू की जा रही है। आगे आप देखेंगे लेनिन की आर्थिक नीति। तो 1917 ईस्वी में बोल्शेविक सरकार के गठन के पश्चात लेनिन ने जिस नीति को अपनाया उसे राजकीय पूंजीवाद या नियंत्रित पूंजीवाद कहा जाता है। देखिए, राजकीय पूंजीवाद या नियंत्रित पूंजीवाद का अर्थ होता है कि जो उद्योग हैं उनको व्यक्तिगत हाथों से निकालकर सरकार के या सरकारी निकायों के हाथ में दिया जाना होता है। आप देखेंगे अगर उस पे व्यक्तियों का नियंत्रण रहेगा तो वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहेंगे और मजदूर और श्रमिकों का शोषण करेंगे। और समाजवाद कहता है कि इसमें मजदूरों का शोषण नहीं होना चाहिए, सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। तो कहीं न कहीं यहाँ पे राजकीय पूंजीवाद अर्थात राजकीय नियंत्रण वाले उद्योगों की स्थापना, नियंत्रित पूंजीवाद अर्थात कि पूंजीवाद पे नियंत्रण किया जा सके। यह नीति नवंबर 1917 से जुलाई 1928 ईस्वी तक चलती रही तथा इसके अंतर्गत सरकार द्वारा आर्थिक नियंत्रण पूंजीपतियों से छीनकर अपने हाथों में ले लिया गया। उत्पादन पर भी इस नीति के अंतर्गत नियंत्रण रखा गया। इस व्यवस्था में उद्योगों का आंशिक प्रबंध अपने पास रखा गया। इसी कारण इस नीति को नियंत्रित पूंजीवाद भी कहा गया। इस नीति के अंतर्गत जो प्रमुख कार्य किए गए वो इस प्रकार थे। पहला, नियंत्रित पूंजीवाद को बढ़ावा दिया गया, राजकीय पूंजीवाद को बढ़ावा दिया गया, नियंत्रण सरकार के हाथों में दिया गया। आगे चलकर देखेंगे रूसी जनता की इच्छा थी कि सरकार को उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण कर लेना चाहिए, अर्थात जनता उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थी। अतः रूस में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया जिसने अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। अतः अब रूस की सरकार ने नियंत्रित पूंजीवाद की इस नीति का परित्याग कर दिया और यौद्धिक साम्यवाद नीति को अपनाया। यौद्धिक साम्यवाद की देख लीजिए क्या विशेषताएं थी। तो यौद्धिक साम्यवाद में नियंत्रित पूंजीवाद को समाप्त कर दिया गया, समाजवादी तथा साम्यवादी कार्यक्रम लागू किए गए, कृषि की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया गया, राजकीय तथा सामूहिक फर्मों की स्थापना की गई, संपूर्ण भूमि पर राज्य का अधिकार माना गया, खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारित किए गए तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस नीति से सरकार की स्थिति और खराब हो गई
किसान खेती छोड़कर सेना में भर्ती होने लगे, जिससे अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। उद्योगों का भी ह्रास हुआ तथा उत्पादन क्षमता कम हो गई। इसी समय मुद्रास्फीति के कारण मजदूरों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई। बोल्शेविक सरकार की यौद्धिक साम्यवाद की नीति पूर्णतः असफल प्रमाणित हुई। इससे रूस की स्थिति और भी खराब हो गई। संपूर्ण देश में असंतोष की भावना बढ़ने लगी। स्वयं लेनिन ने भी इसके दोषों को स्वीकार करते हुए कहा कि यह आर्थिक संकट और सैनिक समस्याओं का परिणाम था, किसी सिद्धांत का नहीं। आवश्यकता एक ऐसी नीति का पालन करना पड़ा जो पूंजीवाद के समाज से संक्रमण से पूर्णतः प्रतिकूल है। इस प्रकार 1918 में लागू की गई यौद्धिक साम्यवाद की नीति मार्च 1921 ईस्वी में त्याग दी गई। इस समय बोल्शेविकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि कृषकों को परिवर्तित करने की अपेक्षा अपनी नीति को ही बदलना उचित होगा। अतः लेनिन ने 1921 ईस्वी में आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसे नवीन आर्थिक नीति कहा गया। इस नवीन आर्थिक नीति को लागू करने तथा इस आर्थिक नीति के अपनाए जाने के लिए कुछ कारण थे जो इस प्रकार थे। पहला कारण था रूस में राजकीय पूंजीवाद व यौद्धिक साम्यवादी नीतियां असफल हो चुकी थी, अतः एक नवीन आर्थिक नीति की आवश्यकता थी। दूसरी, पिछली नीतियों द्वारा बोल्शेविक सरकारों को यह स्पष्ट हो गया था कि साम्राज्यवाद की उतनी स्थापना की जानी चाहिए जितने की आवश्यकता है। इस नीति के अंतर्गत ऐसा ही किया गया। तीसरा, मजदूरों व किसानों की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक था कि नीतियों में परिवर्तन किया जाए। व्यापारी वर्ग को भी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से, जो व्यापारी वर्ग था वो भी इनके राष्ट्रीयकरण से रुष्ट था। कृषक विद्रोहों में बोल्शेविक सरकार चिंतित थी, किंतु मार्च 1921 में लाल नौसेना द्वारा विद्रोह किए जाने से सरकार के लिए तत्काल कोई आवश्यक कदम उठाना अनिवार्य हो गया। अब इस आर्थिक नीति का क्या उद्देश्य है? तो लेनिन की नवीन आर्थिक नीति का उद्देश्य मजदूर वर्ग तथा किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, देश में रहने वाले श्रमजीवियों को रूस की अर्थव्यवस्था की उन्नति करने के लिए प्रोत्साहन देना तथा अर्थव्यवस्था के प्रमुख सूत्रों को शासन के अधिकार में रखते हुए आंशिक रूप से पूंजीवादी व्यवस्था को कार्य करने की अनुमति प्रदान करना था। इसके जो उद्देश्य थे, तो पहला उद्देश्य तो है कि लेनिन की आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य रूस के किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाकर उनमें व्याप्त असंतोष को दूर करना, साथ ही मजदूरों इसके साथ ही मजदूर वर्ग को प्रोत्साहित कर रूसी क्रांति को सशक्त बनाने में भी लेनिन का उद्देश्य था। नवीन आर्थिक नीति का उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाने वाले कार्यक्रम को लागू करना था ताकि श्रमिकों व किसानों की स्थिति में सुधार हो सके। जनता का कल्याण करना भी इस नीति का उद्देश्य था। इसके अलावा लेनिन अपनी नवीन आर्थिक नीति के द्वारा रूस में मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना करना चाहता था। इसी का पालन करने के लिए सीमित राष्ट्रीयकरण नीति अपनाई गई। पश्चिमी देशों ने रूस की इस नवीन आर्थिक नीति की आलोचना की, क्योंकि अभी तक अन्य राष्ट्रों में पूंजीवाद था। वहाँ पे जो उद्योग थे वो व्यक्तियों के हाथ में थे, जबकि यहाँ पे उस पर सरकार का नियंत्रण कर दिया गया। नवीन आर्थिक नीति के कार्यक्रम, तो आप देखेंगे नवीन आर्थिक नीति के अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम थे। तो पहला, लेनिन ने इस नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम यौद्धिक साम्यवाद की आवश्यक अधिग्रहण की नीति को समाप्त कर दिया। इस प्रकार किसानों के अतिरिक्त उपज जो पहले अनिवार्य रूप से वसूल की जाती थी, अब समाप्त कर दिया गया। इस नवीन नीति के अंतर्गत किसानों से कृषि उत्पादन कर लिया जाने लगा।
दूसरा, नवीन कर प्रणाली द्वारा आर्थिक स्थिति के अनुसार कर निर्धारित किया गया। धनी व्यक्ति से अधिक व गरीब से कम लिया जाता था। कृषि सहकारिता को भी प्रोत्साहन किया गया व किसानों को वेतनभोगी श्रमिक रखने की सुविधा प्रदान की गई। राजकीय व सहकारी व्यापार को भी प्रोत्साहित किया गया। इससे व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा बढ़ी, किंतु उनकी व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए गए। वस्तु विनिमय को त्याग दिया गया। मुद्रा प्रणाली लागू की गई। छोटे उद्योगों को उद्योगपतियों के अधीन रहने दिया गया। एक सहकारी बैंक की स्थापना की गई। रूस में बड़े उद्योग लगाने के लिए विदेशियों को आमंत्रित व प्रोत्साहित किया गया। श्रमिकों की नियुक्ति के लिए रोजगार कार्यालयों की स्थापना की गई, जहां से उन्हें उनकी योग्यता अनुसार काम दिलाया जाता था। निर्यात को बढ़ावा दिया गया। इसके लिए निजी व्यापारियों को विदेशी व्यापार करने की अनुमति दी गई। आप देखेंगे कि इस प्रकार लेनिन ने अपनी इस नीति द्वारा रूस की अर्थव्यवस्था को एक नया रूप प्रदान किया। डेविड और थॉमसन लिख रहे हैं कि लेनिन का नवीन प्रयोग नवीन आर्थिक नीति यौद्धिक साम्यवाद की नीति के बिल्कुल विपरीत था। इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो लेनिन की नवीन आर्थिक नीति से रूस को अत्यधिक लाभ हुआ। इस नीति ने मजदूर वर्ग तथा किसानों के आर्थिक गठबंधन को मजबूत बनाया, उत्पादन शक्तियों को साम्राज्यवादी दिशा प्रदान की, साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था की भूमिका तैयार की तथा रूसी शासन सुदृढ़ बनाया। इस नीति से उद्योग, कृषि, यातायात, वैदेशिक व्यापार, प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मात्र 4 वर्षों में राष्ट्रीय आय 15% बढ़ गई। लेनिन की नवीन आर्थिक नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि रूस का पुनर्निर्माण था। इसके साथ साथ कृषि के साथ साथ नवीन आर्थिक क्षेत्रों से उद्योगों का पुनरुद्धार हुआ। जिस प्रकार लेनिन की आर्थिक नीति से रूस को अत्यधिक लाभ हुआ, वहीं उसके समझ संकट भी उत्पन्न हो गए। इन संकटों में प्रमुख था ईंधन का संकट, बिक्री संकट, कैंची संकट। 1921 में जब नवीन आर्थिक नीति लागू किया गया था, उस समय रूस में ईंधन का संकट विद्यमान था। इसको दूर किए बिना उद्योगों का विकास संभव नहीं था। उद्योगों को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे इस समय ईंधन की समस्या थी। तो पहला तो उद्देश्य ये बनता है कि पहले ईंधन की समस्या को दूर किया जाए। रूसी सरकार ने इस संकट को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए तथा 1922 तक इस संकट को समाप्त कर दिया गया। दूसरा संकट था बिक्री का, जिसके उत्पन्न होने के 2 कारण थे। पहला, कार्यशील पूंजी का अभाव होना। दूसरा, बिक्री के लिए तैयार वस्तुओं का भंडार हो जाना। पहली समस्या का कारण तो यह था कि कार्यशील पूंजी का अभाव था और दूसरा, तैयार वस्तुओं का भंडार पड़ा हुआ था। उत्पादन प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, स्टॉक पड़ा हुआ है। इस समय कच्चे माल को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता थी। दूसरी ओर बने हुए माल का भंडार अधिक होने के कारण शहरों और गांवों के मध्य आर्थिक संतुलन नहीं हुआ। सरकार ने वितरण प्रणाली में भी सुधार किया। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष को बंद कर दिया। इस प्रकार यह संकट समाप्त हो गया। इसी समय रूस में कैंची संकट उत्पन्न हो गया। इसके मूल में बिक्री संकट ही था। बिक्री संकट के कारण औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य में भारी गिरावट आई थी। इसके विपरीत कृषि संबंधी वस्तुओं के मूल्य अधिक हो गए। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में विषम स्थिति हो गई। इस संकट में क्योंकि औद्योगिक व कृषि उत्पादनों के मूल्य एक दूसरे के विपरीत कैंची की 2 फलकों के समान थे, इस कारण इस संकट को कैंची संकट कहा गया। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे बिक्री संकट के कारण औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य में भारी गिरावट आएगी। जो तैयार माल अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, इसकी वजह से उसका दाम कम है
वहीं कृषि संबंधी वस्तुओं के मूल्य अधिक हो गए। जो कच्चा माल है उसका दाम अधिक है। अब इस समस्या से निजात पाने के लिए संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगिक व कृषि उत्पादनों में संतुलन बना रहना आवश्यक था। अतः सरकार को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने पड़े। जब अन्य सभी प्रयास असफल हो गए तो स्टालिन ने राशनिंग के द्वारा मूल्यों पर नियंत्रण कर इस संकट को समाप्त किया। इन सब संकटों के पश्चात भी लेनिन की नवीन आर्थिक नीति 1927 तक चलती रही। लेकिन लेनिन की इस आर्थिक नीति के विषय में वर्नाद्स्की ने लिखा कि इस समय 1927 तक रूप की जो आर्थिक पद्धति प्रचलित रही वह संकर योजना थी। 21 जनवरी 1924 ईस्वी को विश्व के इस महान नेता की मृत्यु हो जाती है और यहीं से प्रारंभ होता है स्टालिन का युग। तो हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे स्टालिन के लिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।